Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS Flashback 5th held on 11th of Jan 2026. Let's start our discussion. Now the first question is, the maximum wavelength of a photon needed to remove a proton from a nucleus which is bound to the nucleus with 4.8 mega electron volt energy is nearly. कितना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन फोटोन को कितना एनर्जी चाहिए टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दैट इज E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा या HF, इसी को लिख सकते हैं हम लोग SC बाई लैम्डा के बराबर। तो पूछ रहे आपसे यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जानते हैं हम लोग ये किस में होना चाहिए, फिर एंगस्ट्रॉम में। तब उस केस में H और C जहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है उसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट आया आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई SC डिवाइडेड बाई E, जस्ट रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई E की वैल्यू यहाँ पे पुट किए। SC कितना हो जाएगा 12400 और E आपको दे रखा है एनर्जी 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 मेगा, तब ये वैल्यू किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान दे तो यहाँ पे 12 और यहाँ 4 है तो 4 3 12 होगा, लेकिन यहाँ पे 8 भी है तो ये वैल्यू कुछ कम आएगा। गिवन ऑप्शन में 3 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। वैसे भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -4 नैनोमीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट question number second. An electron is moving with an initial velocity v is equal to v naught k cap. It means velocity of electron along the z axis and is in a magnetic field b is equal to b naught I cap, यानी magnetic field I cap. It means both are in perpendicular. तो velocity of electron perpendicular to magnetic field है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो magnetic force होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग Q इंटू E इंटू B, जो कि प्रोवाइड करा देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। इट मीन्स यही इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से गिवन मैग्नेटिक फील्ड में यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, जिसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। पूछा यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, तो वेरी करेगा टाइम के साथ में, या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट। तो चेक कर लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P इज इक्वल टू H अपॉन √2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। और अगर यूसीएम हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चूंकि स्पीड यहाँ पे कैसा होता है, कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुआ तो लैम्डा चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा रिमेन सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट, रिमेन सेम, ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 3. An electron mass m with an initial velocity v is equal to v naught j cap, again y axis में velocity है इलेक्ट्रॉन का, is an electric field E is equal to E naught k cap, जहाँ पे electric field along the z axis, lambda is equal to lambda h upon mv naught, its de Broglie wavelength at time t क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा है किसी समय t पे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन को मिल क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किधर लिखेंगे, k कैप में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है k कैप यानी z एक्सिस के अलोंग। तो किसी टाइम t के बाद में वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू e इंटू ई डिवाइडेड बाई m एक्सेलरेशन इनटू टी, और ये भी किधर आ गया, के कैप में। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का दे रखा था जे कैप के लॉन्ग, ये है आपके पास के कैप के लॉन्ग। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लें स्पीड का, तो अंडर रूट ये मिलेगा आपको वी वाई का स्क्वायर जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है, प्लस ये आ गया आपके पास वी जेड का स्क्वायर जो कि जेड एक्सिस के लॉन्ग है आफ्टर टाइम टी के बाद में। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट किए, तो वेलोसिटी आपको दिखा अंडर रूट
वी वाई का वैल्यू दे रखा है वी नॉट का स्क्वायर, और जबकि ये वैल्यू दे रखा है आपको ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया यहाँ से स्पीड। पूछा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, तो जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ पे स्पीड अब ये लिखेंगे टोटल स्पीड, तो लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम, और इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट किए तो आ गया अंडर रूट वी नॉट का स्क्वायर प्लस ई इंटू टी डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर। क्या करें जरा, यहाँ से वी नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो एच अपॉन एम, जैसे ही वी नॉट कॉमन लेंगे रूट से तो मिलेगा क्या आपको यहाँ पे वी नॉट, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस दैट इज ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके पास आ गया। लेकिन ये वैल्यू देखिए क्या दे रखा है लैम्डा, ये एच अपॉन एम वी नॉट, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट के बराबर है, तो रिजल्ट आपके पास बचेगा क्या, दैट इज लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन दिखा हम लोग को 3। नेक्स्ट question number 4. The de Broglie wavelength of a photon is 4 times of the de Broglie wavelength of an electron. फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पर लिख लेते हैं, वेवलेंथ ऑफ फोटोन दे दिया गया है यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v इज इक्वल टू c बाई 100, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन के बारे में बात करें तो जानते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है 0, यानी उसके पास जो भी टोटल एनर्जी होगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा काइनेटिक, जिसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू एस बाई लैम्डा। लैम्डा किसका यहाँ पे फोटोन का, जो कि किसके बराबर है, दैट इज एस डिवाइडेड बाई लैम्डा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के दे रखा है ये वैल्यूज। जरा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बीइंग अ पार्टिकल नेचर, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एम इंटू वी, जहाँ पे वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दे रखा है एच डिवाइडेड बाई एम इंटू सी डिवाइडेड बाई 100, ये मिला लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर दिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू, जिसको ईपी यहाँ मेंशन किया गया तो ये मेंशन कर लिया गया एच सी डिवाइडेड बाई 4, और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम इंटू सी बाई 100। इसको और रीअरेंज किए, 4 से एच कट हो गया, तो देखिए क्या रिजल्ट आया, ये सब ऊपर चला गया, यानी कि फिर से लिख ले रहे हैं एस सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एच, ऐसा लिखे, ये जो यहाँ पे डिवाइड में है ये किधर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, तो m इंटू सी बाई 100, तो h और ये s से h कट हो गया, रिजल्ट दिखा कुछ ऐसा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया हम लोगों को, m इंटू सी स्क्वायर 4 इंटू 100, s से h कट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बीइंग अ पार्टिकल नेचर, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी ई स्क्वायर, यहाँ लिखे हाफ m, और ये वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पे कितना c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, तो इसको रिजल्ट को लिख लिया कि बिकॉज v स्क्वायर था, दोनों को डिवाइड कर दिए। पूछ रहा है हम लोगों से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिखे यहाँ पे m इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 ऐसा लिख लिए, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ गया आपके पास m इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400। तो देखिए क्या यहाँ से 100 से एक 100 कट कर दें, m इंटू सी स्क्वायर कट हो जाए, 2 से 2 कट होगा, तो ये क्या बचा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 100, जिसको और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नाउ नेक्स्ट Question number 5. Photons are absorbed in a matter are converted to heat. A source emitting n photons per second of frequency f is used to convert 0.5 kg of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius. देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फेज का चेंज हो रहा है, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, जबकि टेम्परेचर क्या रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी हीट मिलेगा वो किसके टर्म में होगा, लैटेंट हीट के टर्म में,
यानी छुपी हुई एनर्जी जो इसको एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट कर रहा है। देन टाइम टी टेकन फॉर द कन्वर्जन, तो देखिए यहाँ पे जानते हैं अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड की बात करें इन टाइम टी के लिए तो क्या लिखेंगे, पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन, वन फोटॉन की पावर की बात करें तो पावर, और इसको अभी और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन यानी कि रेडिएशन की है तो यहाँ पे एच एफ की बात की है। अगेन जानते हैं पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहाँ पे एफ इंटू टी लिख लिया, एच एफ इंटू टी। तो अगेन यहाँ से लेकर आए टाइम का रीअरेंज किया गया तो दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाई एच इंटू एन इंटू एफ। अब यहाँ पे वैल्यूज, और यही यहाँ पे एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, लेटेंट हीट यानी एम इंटू एल टाइम्स ऑफ एच इंटू एन एफ, ऐसा दिखा जहां पे एन क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड इंटू एफ क्या फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ऑप्शन देख चेक कर लेते हैं। टाइम के बारे में बात हो रहा है कि डिक्रीज विद इंक्रीज एन विद एफ फिक्स, क्या बोला गया यहाँ पे, डिक्रीज विद इंक्रीज एफ, तो देखिए टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, अगर f को फिक्स्ड कर दें, कांस्टेंट कर दें यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू बढ़ाने पर टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट दिखा। सेकंड देखते हैं, डिक्रीज विद n फिक्स्ड f इंक्रीजेस, देखिए अगर n को फिक्स कर दें तो f के इंक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा, तो ये भी रिजल्ट दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे ये n को अगर फिक्स किया जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम दिखा फ्रीक्वेंसी के, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। रिमेन्स कांस्टेंट विद n एंड f चेंजिंग सच दैट n f कांस्टेंट, तो ये भी रिवर्स बिकॉज t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nf है, अगर दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो t भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये भी करेक्ट दिखा। डिक्रीज व्हेन द प्रोडक्ट n इंटू एफ इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज करेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो ये भी करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट, तो ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे, ए बी सी एंड डी, तो ऑप्शन आ गया आपके यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Now next question, question number 6. A particle moves in a closed orbit around the origin due to a force which is directed towards the origin. The de Broglie wavelength of the particle varies cyclically between two values lambda 1, lambda 2 with लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, तो ये एक स्टेटमेंट आ गया, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा है तो इट मीन्स यहाँ से समझ गए हम लोग कि पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा वो सर्कुलर नहीं हो सकता, बिकॉज डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, अगर यहाँ पे लैम्डा 1 लिखेंगे तो एच अपान एम वी 1 हो गया, और लैम्डा 2 वेवलेंथ की बात करें तो एच अपान एम वी 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि लैम्डा 1 लेस देन है लैम्डा 2 से, तो इट मीन्स स्पीड ऑफ वी 1 ग्रेटर देन हो जाएगा स्पीड ऑफ वी 2 से, तो पाथ तो सर्कुलर नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। यानी पाथ होगा कैसा, इलिप्टिकल। अगर इलिप्टिकल पाथ है तो देखिए कुछ ऐसा बनाए, इलिप्स जिसमें दो फोकस, मान लेते हैं यहाँ पे फोकस ये फर्स्ट F1 है, दूसरा फोकस यहाँ पे F2 है, एक पार्टिकल मूव करना शुरू किया यहाँ पे स्पीड V2 से और यहाँ पे स्पीड V1 से। जानते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो v इंटू आर का प्रोडक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट, बिकॉज m इंटू वी इंटू आर का प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट, तो v इंटू आर का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर स्पीड ज्यादा तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कम, और अगर स्पीड ज्यादा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस कम, और स्पीड कम तो ओरिजिन से डिस्टेंस ज्यादा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे अगर फर्स्ट फोकस को एज्यूम करेंगे क्योंकि इसका स्पीड क्या है ज्यादा, तो इसी को क्या मानेंगे हम लोग ओरिजिन। जैसे ही ओरिजिन माने तो आते हैं सी ऑप्शन के पास, व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा 1, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा 1, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा ज्यादा। द पार्टिकल इज नियरर टू द ओरिजिन, द पार्टिकल इज नियरर टू द ओरिजिन देन द इट्स वैल्यू इज लैम्डा 2, तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा बी, ऑप्शन दिखा सी, यहाँ पे बी और सी होगा तो वो ऑप्शन, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 4। नेक्स्ट Question number 7. A deuterium and an alpha particle are accelerated using the same potential difference. How are the de Broglie wavelength lambda d and lambda alpha related to each other? देखिए जानते हैं अगर हम लोग यहाँ पे फिर से बात करें तो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी इज इक्वल टू एच अपान जहाँ पे पी लीनियर मोमेंटम अंडर रूट 2m के यहाँ काइनेटिक एनर्जी, और फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से तो क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं वर्क डन के बराबर, जो कि हो जाएगा क्या 2mq इंटू डेल्टा वी, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का रूट यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे पूछा कि कैसे वेरी करा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे लैम्डा जो दिखा
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m इंटू क्यू, यानी मास इंटू चार्ज के। अब यहाँ पे वैल्यू सब दिखे, लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा डी दे रखा, तो यहाँ लिख लेते हैं लैम्डा अल्फा पार्टिकल के लिए और लैम्डा यहाँ ड्यूटेरियम के लिए लिखे, तो अंडर रूट जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मास ऑफ ड्यूटेरियम डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम लिख ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 2He4 और ड्यूटेरियम की बात करें तो ये क्या होता है 1H2। तो यहाँ पे मास ऑफ द, अगर ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो लिख लेते हैं इसको अंडर रूट, यहाँ आ गया ये 2, ये वैल्यू मिला 4। चार्ज की बात करें तो यहाँ 1 है, जबकि यहाँ 2 है, तो यहाँ चार्ज 1 लिखे, यहाँ चार्ज 2 लिखे, तो ये इससे कट हो गया। कितना मिला आपको यहाँ पे 1/2, तो रिजल्ट आपके पास आ गया यहाँ पे 3। नेक्स्ट question number 8. There are two sources of light, each emitting with the power of 100 watt. One emits X-rays of wavelength 3 angstrom and the other visible light of 6000 angstrom. Find the ratio of number of photons of X-rays to the photons of visible light for the given wavelength. Again देखिए यहाँ पे बोला गया कि पावर यहाँ रिमेन सेम है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड विल बी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। तो यहाँ पे पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन तो SC बाई लैम्डा। तो यहाँ से रिजल्ट ये मिला, अगर पावर रिमेन सेम तो n प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिकॉज वेवलेंथ यहाँ पे डिफर है, तो n1 बाई n2 का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज वो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। अगर यहाँ पे लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो देयर आर टू सोर्सेज दे रखा है यहाँ पे 3 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यूज पुट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया, आपसे पूछा गया, तो लैम्डा 1 का वैल्यू दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम, जबकि ये वैल्यू आपको दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम यहाँ से कट हो गया, तो ये वैल्यू आपको मिला कितना, ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 9. Consider a metal exposed to light of wavelength 500 nanometer. The maximum energy of the electron doubles when light of the wavelength 200 nanometer is used. Find the work function in electron volt क्या होगा। तो देखिए जानते हैं फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन से, तो लिख सकते हैं आप यहाँ से K max will be equal to HF माइनस फाई नॉट के बराबर, या फिर HF की बात करें एनर्जी जो कि होता है HF इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी विल बी इक्वल टू K मैक्स प्लस फाई नॉट के बराबर। ठीक है, वेवलेंथ दे रखा है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डबल्स व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज यूज्ड, फाइंड द वर्क फंक्शन बोला गया यहाँ से। तो देखिए अगर ये एनर्जी E था तो इसको मान लेते हैं कैपिटल E के बराबर, और सेकंड केस में यहीं पे एनर्जी को डबल कर दिया गया, तब उस केस में यहाँ पे HC बाई लैम्डा, क्योंकि इसको फिर से लिख ले रहे हैं क्या, इसको SC बाई लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे SC बाई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट लिख लिए, बिकॉज ये वैल्यू क्या बोल दिया यहाँ पे एनर्जी डबल हो गया जब वेवलेंथ यहाँ पे चेंज किया गया। तो देखिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइड किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 1/2 इज इक्वल टू that is SC by lambda 1 minus phi naught divided by SC by lambda 2 minus phi naught। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया SC by lambda 2 minus phi naught will be equal to 2 times of SC by lambda 1 minus 2 phi naught। इसको इधर ट्रांसफर किए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो क्या यहाँ से phi naught जो कि वर्क फंक्शन होगा will be equal to 2 times of SC by lambda 1 एंड माइनस हो जाएगा ये SC बाई लैम्डा 2। तो यहाँ पे रिजल्ट लिखे तो 2HC ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे सॉरी SC ले लेते हैं कॉमन ताकि यहाँ पे 2 बचा रह जाएगा। देखिए फिर से इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं इस वैल्यूज को। देखिए SC ले लिए कॉमन, तो ये बचा आपके पास 2 बाई लैम्डा 1, ये हो जाएगा -1 बाई लैम्डा 2। अब वैल्यूज पुट कर ले रहे हैं, फर्स्ट केस में 500 नैनोमीटर था, ये आ गया HC दैट इज 2 डिवाइडेड बाई, फर्स्ट केस में दे रखा है 500 नैनोमीटर और माइनस ये दे रखा है आपको 1/200 नैनोमीटर। रिमेंबर नैनोमीटर है तो क्या इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं 1240। अब ये नैनोमीटर में रिजल्ट आ जाएगा,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 400, ये हो गया -500 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपके पास 10⁵ के बराबर। दिख रहा होगा यहाँ पे ये आ गया आपके पास किसमें, नैनोमीटर में। अगर ये वैल्यूज आपके पास नैनोमीटर तो ऐसा लिखे हम लोग। फिर देखिए जब इसमें माइनस किए तो ये वैल्यू आ गया कितना, 100, तो 1240 इंटू बचा 100 डिवाइडेड बाई 10⁵। ये इससे कट हो गया तो 10⁻3, तो अप्रॉक्स में ये वैल्यू आ गया 1.24। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा फर्स्ट, जो कि वैल्यू किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वर्क फंक्शन आ गया। लेकिन एक चीज देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये टर्म आ रहा है निगेटिव, और इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी होता, तो निगेटिव लिख के हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव टर्म लिखेंगे इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द बोहर्स मॉडल फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। चार ऑप्शन है, विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। देखिए फर्स्ट यहाँ पे बोलिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ H2, अगर H2 है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 प्रोटॉन आ जाएंगे। और बोहर्स मॉडल वैलिड होता है फॉर सिंगली इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से रिवॉल्व करता है, उसके लिए ये वैलिड बोहर्स मॉडल, जिसके लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रा की भी हम लोग बात करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करता है तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस की हम लोग बात करते हैं, जो कि वैलिड होता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें यहाँ पे, या हीलियम प्लस हो, या फिर बेरिलियम +3 हो, या फिर लिथियम +2 हो, इन सब के लिए वैलिड होता है, ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, चूंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कि ये गलत हो गया, सॉरी ये मतलब करेक्ट है। सेकंड आगे बढ़े, बी दे रखा है विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हीलियम एटम। अगेन हीलियम की बात करें, अगर हीलियम एटम की बात करें तो यहाँ पे 2He4, फिर यहाँ पे मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन दिखा, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी करेक्ट है। इज वैलिड ओनली एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे रॉन्ग है। प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस एज वेल एट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये करेक्ट यहाँ पे है। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे ए और बी, तो ये आ गया यहाँ पे 4। नेक्स्ट Now, this question number 11. The Balmer series for hydrogen atom can be observed. ऑप्शन दे रखा है Balmer series। देखिए पहले Balmer की बात करें तो यहाँ पे वेवलेंथ लिख रहे हैं 1/λ = R × Z², 1/N1² माइनस 1/N2²। यहाँ पे वेवलेंथ, जहाँ पे N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू यहाँ पे 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे बामर सीरीज जो वैल्यू होता है फॉर हायर एनर्जी लेवल के लिए, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में जब जंप करता है तो वहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे ये होता है हायर फ्रीक्वेंसी गेटिंग क्लोजली पैक्ड। तो ऑप्शन यहाँ पे तो करेक्ट दिख रहा है डी वाला। बाकी सेकंड देख रहे हैं, इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ही कर रहे हैं N1 = 2 से, जिसको यहाँ पे देखने को कहाँ पे मिलता है, विजिबल रीजन में इन केस ऑफ बामर सीरीज। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपको क्या दिखा, करेक्ट, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में लाइट इमिटेड होगा, बिकॉज N1 का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए 2 के बराबर। तो ऑप्शन बी और डी करेक्ट, तो यहाँ पे दिखा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, द सिंपल बोहर मॉडल इज नॉट अप्लीकेबल टू हीलियम एटम बिकॉज, अगेन यहाँ पे बात की गई कि बोहर मॉडल वैलिड होता है फॉर सिंगली इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और यहाँ पे बात कर दिया गया हीलियम एटम के बारे में, तो हीलियम एटम के पास जानते हैं हम लोग इसके पास 2He4 मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोहर मॉडल नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि हीलियम 4 इज न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, हीलियम 4 हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू द, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की बात किया गया, इलेक्ट्रॉन इज नॉट सब्जेक्टेड टू द सेंट्रल फोर्स। देखिए अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो करेक्ट दिखा कि हीलियम 4 हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ करेक्ट हो गया। दूसरा देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू,
सेंट्रल फोर्स, बिकॉज देखिए अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर होगा इन दोनों के बीच में वो भी यहाँ पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन की जब हम लोग बात करते हैं बोहर्स मॉडल को कंसीडर करते हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल है, तो वो आराम से इजीली इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए जंप करेगा, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में स्पेक्ट्रल लाइंस को। लेकिन अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पेक्ट्रल फिनोमेना अच्छे से डिफाइंड नहीं हो सकता इन केस ऑफ बोहर्स मॉडल, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू द, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल फोर्स नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे डी, तो सी एंड डी जहाँ पे होगा वो करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 2। नेक्स्ट Next question number 13. Heavy stable nuclei have more neutrons than protons. This is because of the fact that, देखिए यहाँ पे एक पहला ही फैक्ट दिख रहा है कि न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किसी भी स्टेबल हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए प्रोटॉन से, बिकॉज प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हुए तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ पे डीके होना शुरू हो जाएगा, यानी वो अनस्टेबल फॉर्म में मिलेगा आपको ड्यू टू अनस्टेबल, बिकॉज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स में रिपल्सिव फोर्स के, तो ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The conductivity of a semiconductor increases with increase in temperature because, देखिए कंडक्टिविटी की बात करें तो जानते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर जो है वो एनटीसी यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये प्रॉपर्टी सेमी कंडक्टर की, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बोला गया क्यों ऐसा, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेज, बिकॉज नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, बिकॉज यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीजेज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेंसिटी। तो ऑप्शन यही दिखा। इसको पहले यहाँ पे करेक्ट करके प्रूव भी कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो जानते हैं टाउ इक्वल टू लैम्डा मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई आरएमएस स्पीड, और मीन फ्री पाथ और आरएमएस जानते हैं हम लोग यहाँ पे √3 kBT, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पे मास टी, यानी कि जो ये मीन फ्री पाथ है वे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन का टाइम क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। दूसरी बात एक चीज और जानते हैं, अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू NE² टाउ डिवाइडेड बाई m भी होता है, ये भी रिजल्ट हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज और टर्म की बात करें तो सिग्मा प्रोपोर्शनल यानी कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल हो गया n इंटू टाउ के, तो टाइम कांस्टेंट तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ में, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है, यानी डेंसिटी है, नंबर ऑफ डेंसिटी बताता है, यानी नंबर ऑफ डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ज्यादा होगा रेदर देन इसके टाइम डिक्रीज करने से, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन टिक किए। इसका और रीजन क्या है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे कंडक्शन इन केस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी के टर्म में बात करें तो ये वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आइदर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो पार्शियली फिल्ड होते हैं, लेकिन एट रूम टेम्परेचर पे इट इज कंप्लीटली फिल्ड। फिर यहाँ पे जस्ट एक मिडिल पे फर्मी लेवल, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया तो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंचा, जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, होल, यानी होल क्रिएट हुआ। ऐसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए तो इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे मोशन करना शुरू कर दिया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, यानी करंट आ गया। इट मीन्स यहाँ पे जो डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा रेदर देन यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 15. To reduce the ripples in a rectifier circuit with capacitor filter, तो इन ऑप्शन में क्या होना चाहिए। देखिए पहले अगर बात करें यहाँ पे फिल्टर सर्किट के लिए, देखिए AC इनपुट है, यहाँ पे एक रेक्टिफायर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, फुल वेव, ये देखिए ऐसा कुछ, जिसमें 2 डायोड, अगेन यहाँ पे 2 डायोड यूज किए, D1 एंड D2,
दो डायोड यहाँ से टैपिंग किए, टैपिंग करके इन दोनों के कॉमन पॉइंट से यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया। दिस इज द RL। इसी के अबाउट हम लोग वोल्टेज पता करते हैं। ये है आपका AC इनपुट, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम लोग। डायोड है यहाँ पे D1, दूसरा डायोड यहाँ पे लिए D2। अब इसके अबाउट जो भी यहाँ पे, और ये क्या कहता था ट्रांसफार्मर, लेकिन कैसा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, चूंकि यहाँ पे टैपिंग किया गया और दोनों के कॉमन के बीच में इसको लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। अब यहाँ पे फिल्टर सर्किट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कुछ ऐसा, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है, देख रहे हैं यहाँ पे 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0 हुआ, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर 0 हुआ, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर 0 हुआ। यानी इसके पास AC भी है और इसके पास DC का भी कुछ एलिमेंट और AC का भी कुछ कंपोनेंट मौजूद है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिपल। बोल रहा फिल्टर सर्किट की हेल्प से इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, एक कनेक्शन यहाँ से स्टेप यहाँ से बाहर निकाले, एक कनेक्शन यहाँ से बाहर निकाले और इन दोनों के बीच में एक यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट किए और साथ में इसके ठीक पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट किए और इसी रजिस्टर के अबाउट यहाँ पे आउटपुट लिए और इस आउटपुट को यहाँ पे देखें तो ये लगभग आपको यहाँ पे DC मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या अब R, ये बोल रहे हैं यहाँ पे C। रेक्टिफाइड आउटपुट से आ रहा है आपके पास AC प्लस DC। जैसे यहाँ जंक्शन पे मिला, जंक्शन के पास दो पार्ट, तो यहाँ से पास हुआ DC, यहाँ से पास हुआ AC। यहाँ से DC क्यों नहीं पास हुआ तो अब देख लेते हैं, बिकॉज XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो 1/ωc, दैट इज 1/2 पाई FC। फॉर DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0, फॉर DC सोर्स के लिए अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो XC के आगे आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी DC सोर्स के लिए कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट, तो यहाँ से DC नहीं पास होगा, AC पास होगा। XC अगर कम हो, जितना XC कम हो तो करंट उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बिकॉज I इक्वल टू लिखेंगे VRMS डिवाइडेड बाई XC। XC कम होने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए ज्यादा, तो यहाँ पे बोला गया इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज, तो ये गलत हो गया, इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो XC क्या होगा डिक्रीज, तो करंट क्या हो जाएगा, अगर XC डिक्रीज होगा तो करंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, यानी कि आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन तो आपको भी करेक्ट दिखा। RL शुड बी इंक्रीज। अब देखिए RL की बात कर ले रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस की बात करें जिसके अबाउट हम लोग को पता करना है कि क्या होगा रेक्टिफाइड आउटपुट। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लेकर चले, ये था आपके पास रेक्टिफाइड आउटपुट, ये वाला प्रोसेस है चार्जिंग का, ये वाला प्रोसेस शो कर रहा है डिस्चार्जिंग का। लेकिन RL को क्या कर ले हम लोग यहाँ पे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन RL ज्यादा। अगर RL ज्यादा हो गया तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई जो R लिखते हैं तो करंट क्या हो जाएगा कम। अगर करंट कम हुआ तो dQ बाई dt यानी रेट ऑफ डिस्चार्जिंग भी क्या हो जाएगा कम, यानी जब तक ये कंप्लीट डिस्चार्ज करता उससे पहले ये क्या हो जाएगा चार्ज, जब तक ये कंप्लीट यहाँ तक डिस्चार्ज करेगा फिर क्या हो जाएगा ये चार्ज, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज, तभी आपको लगभग यहाँ पे DC सोर्स मिलता, तो यानी ये भी ऑप्शन हो गया करेक्ट। कैपेसिटर विद हाई कैपेसिटी शुड बी यूज्ड, देखते हैं इसको भी C ज्यादा, C की वैल्यू को ज्यादा ले लिए तो XC क्या हो जाएगा कम, XC कम हो तो I क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको ज्यादा, यानी ये भी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। तो जहाँ पे A C D होगा वो आंसर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 16. The breakdown in a reverse biased PN junction diode is more likely to occur due to large velocity of the minority charge carrier if the doping concentration is small, large velocity of the minority charge carrier if the doping concentration is large, strong electric field in a depletion region if the doping concentration is small, strong electric field in the depletion region if the doping concentration is large। देखिए अगर हम लोग ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो जानते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए यूज करते हैं यहाँ पे जेनर डायोड, जो कि हैवली डोप्ड होता है, रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है, यानी ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल, ये इसका मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल। ये हाईली डोप्ड होगा, पहली बात है यहाँ पे। अगर ये हाईली डोपिंग कंसंट्रेशन होगा, इसके पास डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा, तो लार्ज वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज स्मॉल, लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज के द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देख लेते हैं, इन दोनों में भी डिस्कस करेंगे। पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में। देखिए जान रहे हैं यहाँ पे रिवर्स बायस मोड में तो ये ऐसे ऑपरेट होगा, लेकिन कुछ देर बाद में अगर ये रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते चले जाए तो करंट क्या होता है अब्रप्टली इंक्रीज होता है ड्यू टू क्रिस्टल ब्रेकडाउन की वजह से।
क्योंकि हुआ क्या क्रिस्टल ब्रेकडाउन में, जैसे रिवर्स बायस मोड में आप लेकर आए तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है यहाँ पे वाइडर, डिप्लीशन लेयर वाइडर हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन इज द डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज। तो डी ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है अभी आपको, तो यहाँ पे ये करेक्ट, ये आंसर करेक्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लार्ज वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा या फिर लार्ज वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज स्मॉल। देखिए अगर यहाँ पे ये चीज को आपने ज्यादा कर दिया, अगर ये टर्मिनल पी है, ये टर्मिनल एन है, इसको रिवर्स बायस मोड में आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी यहाँ होल्स होंगे, इस होल्स को इससे मिलेगा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल से ड्रिफ्ट होके जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जो मौजूद जो ये होंगे माइनॉरिटी कैरियर जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसको मिलेगा यहाँ पे एनर्जी, तो ये भी क्या होगा ड्रिफ्ट होकर जाएगा। तो जानते हैं हम लोग अगर ड्रिफ्ट होकर गया तो लार्ज वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर तभी पॉसिबल होगा जब डोपिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाए स्मॉल। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो यहाँ पे इसके रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ये वाइडर होने की वजह से ये इसको वो कर देगा, ब्लॉक कर देगा, रेजिस्ट कर देगा, नहीं मोशन हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। तो लार्ज वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी, चूंकि यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन स्मॉल होने की वजह से डिप्लीशन लेयर भी कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम, यहाँ पे लार्ज ना होने की वजह से कम मिलेगा, तो यहाँ से इजिली माइनॉरिटी कैरियर मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिखा आपको ए और डी जो करेक्ट होगा, तो आया यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 17, ए ज़ीनर ऑफ पावर रेटिंग 3 watt is to be used as a voltage regulator if ज़ीनर has a breakdown voltage of 6 volt and it has a regulate voltage which fluctuated between 4 volt and 9 volt. What should be the value of RS for safe operation? इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज रजिस्टर। ये आगे आपके पास ज़ीनर डायोड ऑपरेट होता है रिवर्स बायस मोड में, इधर फ्लक्चुएटेड आउटपुट, क्योंकि ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट भी या वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट जो कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर ज़ीनर डायोड यहाँ पे कंडक्ट करेगा तो हम लोग जानते हैं कि VZ का वैल्यू होता है VL के बराबर, अगर आप यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दे तो। अभी फिलहाल यहाँ पे दे रखा है पावर दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं पावर विल बी इक्वल टू V इंटू आई, तो अक्रॉस ज़ीनर बात किए तो ऐसा लिख लिए। पावर दे रखा है आपको यहाँ पे 3, वोल्टेज अक्रॉस दे रखा है ज़ीनर डायोड 6 इंटू IZ, तो आपको करंट मिल गया अक्रॉस ज़ीनर डायोड दैट इज आ गया 1/2 एम्पियर के बराबर, बिकॉज ये पावर दे रखा है आपको वॉट में, ये वोल्ट में, ये वैल्यू आ गया। पूछ रहा कि यहाँ पे फ्लक्चुएटेड वोल्टेज दे रखा है 4 वोल्ट 9 वोल्ट के बीच में, तो RS का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ फ्लो होने वाला करंट अगर I की बात करें तो कैसे लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम KVL से, तो I विल बी इक्वल टू अनरेगुलेटेड वोल्टेज माइनस यहाँ पे रेगुलेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाई RS, वोल्टेज अपॉन यहाँ पे रेजिस्टेंस। अनरेगुलेटेड 4 वोल्ट से 9 वोल्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखे। यहाँ पे रेगुलेटेड वोल्टेज चूंकि इसी के अक्रॉस में दे रखा है वोल्टेज, अगर ये ऑपरेट हो रहा है कंडक्ट हो रहा है तो यही वोल्टेज इसके बराबर होगा जो कि दे रखा है 6 वोल्ट, तो -6 लिखे। RS का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो ये वैल्यू पूछा गया, बता सकते हैं यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से अगर I की वैल्यू की बात करें तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, बिकॉज ये देखो ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1/2, क्यों, क्योंकि यही करंट तो यहाँ से पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं है तो करंट ऐसे ही पास हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे IL नहीं, तो यही वैल्यू किसके बराबर आ गया 1/2। तो 9 - 6 हो गया, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई RS, तो RS का वैल्यू आ गया यहाँ से दैट इज विल बी इक्वल टू 6 ओम फॉर दिस ऑपरेशन के लिए, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Question number 18. What happens during regulation action of a Zener diode? The current in the Zener remains constant. ऐसा देखिए, ऑपरेशन की बात कर दिया तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा भी सर्किट जस्ट पीछे देख कर आए हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट के लिए। ये देखिए ऐसा, ये है लोड रजिस्टर, यहाँ पे आपको मिला अनरेगुलेटेड वोल्टेज होता है, यानी कि फ्लक्चुएटेड वोल्टेज, जिसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये है VI इनपुट, दिस इज द सीरीज रजिस्टर जो स्टैब्लिश करता है। ये हो गया लोड रजिस्टर दैट इज VL, ये आ गया VZ। फॉर सेफ ऑपरेशन के लिए जानते हैं हम लोग I वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिखेगा IZ और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा IL। तो I शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू IZ प्लस IL।
अगर ये वैल्यू मिनिमम होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम, ये बन गया आपके पास वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट। तो यहाँ पे देखते हैं द करंट इन द जीनर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं जीनर के अकॉर्डिंग करंट तो यहाँ मिनिमम है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत हो रहा है। द करंट थ्रू द सीरीज रजिस्टर चेंजेस, बिल्कुल चेंज हो रहा है क्योंकि ये दोनों के यहाँ पे मैक्सिमम ये मिनिमम है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये करेक्ट दिखा। द करंट थ्रू द जीनर चेंजेस, बिल्कुल है, ये भी मिनिमम वैल्यू, तभी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द जीनर चेंजेस, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो वी जेड इज इक्वल टू आई जेड इंटू आर जेड। जब ये फ्लक्चुएट करेगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इधर वो इंक्रीज इधर वो डिक्रीज, यानी कि ये भी चेंज करेगा। तो ऑप्शन क्या दिखा यहाँ पे, डी। तो बी सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। In an experiment, a photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of the incident light is found to be this. Calculate the value of Planck's constant। देखिए फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन से, तो K max मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच एफ माइनस फाई नॉट के बराबर ये वैल्यू। इसी को क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट, जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज एच एफ माइनस फाई नॉट के बराबर, जहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू एफ माइनस में आ गया, दो बार माइनस हो गया, इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं फिर से ऐसा कुछ, माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई ई। अब देखिए क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी फॉर्मेट में दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में। अगर ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कुछ आप बनाएंगे स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ ऐसा, तो ये देखिए इंटरसेप्ट यहाँ पे निगेटिव और स्लोप यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, पॉजिटिव। और स्लोप के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा विल बी इक्वल टू, जो कि है कितना, h बाई ई के बराबर। तो पूछा प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्लोप, और यहाँ पे e का वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, स्लोप दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, तो h का वैल्यू आ गया यहाँ से, यानी कि 6.4, देख रहे हैं यहाँ पे 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। The number of photons emitted per second by a medium wave transmitter of 40 kilowatt power emitting radio waves of wavelength 800 मीटर। देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स की फिर से बात किया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, तो पावर अपॉन ई या फिर पावर इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच इंटू सी, बिकॉज ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। वेवलेंथ आपको दे रखा है, तो एन का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, पावर दे रखा है 40 किलोवाट, तो 40 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखे, और यहाँ वेवलेंथ दे रखा है 800 मीटर, तो 800 डिवाइडेड बाई ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया। इसको और सॉल्व किए तो ये मिला आपको 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर ये 5 और ये 6 हो गया, ये 6 लिख लिए, डिवाइडेड बाई क्या इसको 19.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 ऐसा भी लिखा। इसको और सॉल्व किए तो ये अप्रॉक्स में 10 टू पावर 26 मिला आपको यहाँ से, तो ये वैल्यू जब सॉल्व किए तो आ गया अप्रॉक्स आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर 32, बिकॉज 26 और 6 हो जाएगा 32, ये 34 19, तो अप्रॉक्स में आ गया, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। The number of photons entering the pupil of our eye per second corresponding to the minimum intensity of white light that we humans can perceive 4 into 10 to the power minus 10 watt per meter square।
टेक द एरिया ऑफ द पीपल टू बी अबाउट 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइट लाइट टू बी अबाउट 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड होगा? तो अगेन देखिए यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, तो पावर डिवाइडेड बाई ई या फिर पावर इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एससी, बिकॉज यहाँ पे आपको वेवलेंथ नहीं, अच्छा वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी टर्म में दे रखा है तो इसको फ्रीक्वेंसी टर्म में लिख ले रहे हैं, दैट इज पावर डिवाइडेड बाई एचएफ। लेकिन एक चीज और जानते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको क्या लिख सकते हैं? पावर डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ से पावर दिखा इंटेंसिटी के टर्म में आई इंटू ए, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लिए, तो ये मिला आपको आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एच इंटू एफ, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इंटेंसिटी दे रखा है 4 × 10⁻10, तो 4 × 10⁻−10 में है। एरिया है 0.6 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 6.63 प्लैंक कांस्टेंट 10⁻−34 इंटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 × 10⁻15 हर्ट्ज, तो 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया आपके पास 1.8 × 10⁻4 के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्टेन द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एट 13 एल्यूमिनियम 27 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 13 26 दे रखा है ये वैल्यूज, 27 ये वैल्यूज, और न्यूट्रॉन यहाँ पे देखिए एमिट हुआ। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एल्यूमिनियम का 13 एल्यूमिनियम 27, यहाँ से एक न्यूट्रॉन एमिट हुआ, तो प्रोडक्ट क्या मिला? 26 + 0 N1 के बराबर। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट का फैक्टर आया, तो मास डिफेक्ट डेल्टा M विल बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो डेल्टा M का वैल्यू, अच्छा एनर्जी पूछा गया तो एनर्जी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब लिखेंगे? जब डेल्टा M दे रखा आपको किसमें? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। डेल्टा M की बात करें तो सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे एल्यूमिनियम 26 वाला लिखे तो 25.9895 प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू लिखे 1.0086 दैट इज 65 ये हो गया प्रोडक्ट का, माइनस अब यहाँ लिख रहा है रिएक्टेंट का, दैट इज वो दे रखा है आपको 26.981541 ऐसा, इनटू क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व किए इसको तो रिजल्ट दिखा 13.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, the VI characteristics of a silicon diode is shown in the figure. Calculate the resistance of the diode at VD is equal to -15 volt. देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है सिलिकॉन डायोड का, तो रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज, डायनेमिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो चेंज इन वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 15, और करंट उस केस में कितना दे रखा है? 1.25 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 1.25 माइक्रो एम्पियर। तो इसको यहाँ पे सॉल्व किए तो ये कितना आ गया? 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10⁻6 माइक्रो को ऊपर लेके चले गए, सॉल्व किए तो ये आ गया आपके पास 12 इंटू 10⁻6 ओम। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 40 हर्ट्ज। तो देखिए अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डायोड यूज करते हैं फॉर पल्सेटिंग डीसी के लिए। तो यहाँ पे एक सिंगल डायोड यूज किया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, रिमेन सेम, जिसमें जानते हैं कि ये अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो ये हाफ फ्रीक्वेंसी को रेक्टिफाइड करता है, हाफ को ब्लॉक करता है, तो जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ रिमेन सेम वुड बी इक्वल टू 40 का 40 हर्ट्ज। तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे 3। जबकि अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो उस केस में 2 डायोड यूज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चूंकि पल्सेटिंग डीसी बनाने के लिए एक यहाँ पे इनपुट के लिए 2 डायोड यूज करते हैं, इसलिए उसका वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट, now next question number 25, given below are 2 statements. It is statement 1, most of the mass of the atom and all its positive charge are concentrated in a tiny nucleus and the electrons revolve around it. It is a Rutherford model. ये क्लियर है, ये करेक्ट है ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। An atom is a spherical cloud of positive charge with electrons embedded in it. It is a special case of Rutherford। नहीं, ये तो जे थॉमसन का मॉडल हुआ जो प्लम पडिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेकर आए, प्लम पडिंग टाइप में, जिसमें एक डिफ्यूज स्फीयर में जस्ट इक्विवेलेंट टू, जैसे प्लम में यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं कि जस्ट इक्विवेलेंट टू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक डिफ्यूज स्फीयर में ऐसे ऐसे होता है, ये कहना था जे थॉमसन का। तो स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल नहीं था। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट, question number 26, a particle is subjected to 2 simple harmonic motion as x1 is equal to root 2 sin 2t and x2 is equal to root 2 sin 2t plus pi by 3, where x is displacement, t is the time in second, the maximum acceleration of the particle। देखिए एक्सेलरेशन पता करना है तो आपको यहाँ पे 2 SHM की इक्वेशन दे रखा है, तो पहले यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर सिंगल इक्वेशन ऑफ SHM पता करेंगे। तो दैट इज कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को लिखे, दैट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 100 साइन ऑफ 2t है प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, ये मिला आपको 2t प्लस पाई बाई 3। जब यहाँ पे एक बात करेंगे तो इसको इस फॉर्मेट में लेकर आए, दैट इज AR इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर, वेयर जहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को लिखते कैसे हम लोग, ये जानते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM 2A1 A2 इंटू कॉस 5 वेयर 5 इज द फेज। तो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड कितना है रूट 2, तो इसका स्क्वायर 2 आ गया। सेकंड केस में भी दे रखा है रूट 2 तो 2 आ गया, प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 हो गया, इंटू कॉस 5 का वैल्यू दे रखा है पाई बाई 3 यानी कॉस 60 होता है 1/2, तो ये इससे कट हो गया। तो आपको यहाँ पे दिखा अंडर रूट 6 के बराबर इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इट मीन्स इस इक्वेशन के लिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो आप लिखेंगे रूट 6। इतना रिजल्ट दिखा आपको। और थीटा की बात करें तो जानते हैं आप यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू A2 sin phi डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos phi, ऐसा लिखते हैं। A2 की बात करें तो ये है रूट 2 साइन फाई 60 डिग्री है, तो क्या यहाँ पे साइन पाई बाई 3 लिख लें, दैट इज रूट 2 प्लस ये भी रूट 2 है और ये आ जाएगा आपके पास कॉस पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यू लिखे रूट 2, ये आ गया अंडर रूट 3/2 और रूट 2 यहाँ से ले लिए कॉमन, तो ये बचा 1 प्लस दैट इज 1/2, ये इससे कट हो गया। यहाँ और बात करें तो ये रूट 3/2 ये हो गया 3/2, तो ये आ गया 1/√3। 1/√3 का मतलब यहाँ से थीटा आपको मिल गया दैट इज 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6, यानी इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू लिखेंगे हम लोग पाई बाई 6 लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास साइन ऑफ ये ओमेगा टी रिमेन सेम दैट इज 2t प्लस पाई बाई, ये आ गया आपके पास 6 के बराबर। जैसे ही रिजल्टेंट इक्वेशन मिला आपको इसका SHM का यहाँ पे एक्सेलरेशन पता करना था, तो एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज v इज इक्वल टू मिलेगा पहले dx बाई dt, तो ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट 6, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2t प्लस पाई बाई 6 और फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दैट इज dv बाई dt।
फिर अगेन यहाँ पे 2t का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 4√6 बिकॉज कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस में होगा, माइनस साइन, दैट इज 2t प्लस π/6 लिखे ये रिजल्ट। तो पूछा मैक्सिमम, तो यही एक्सेलरेशन जो कि साइनसॉइडल के फंक्शन से पहले है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 4√6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A particle starts executing simple harmonic motion of a amplitude A and total energy capital E. At any instant its kinetic energy is E/4, then its displacement Y is। देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें फॉर SHM के लिए तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बोल रहा है यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो E/4 यानी टोटल एनर्जी बाई 4, जिसको 1/4 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि टोटल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ये रिजल्ट आ गया हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। देखो ये इससे कट हो गया तो ये वैल्यू आपके पास आ गया ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर ट्रांसफर किए तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4, दैट इज y का वैल्यू आ गया √3a डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। For a particle P revolving round the center O with radius of circular path R and angular velocity omega as shown in the below figure, the projection of OP on the x axis at time t क्या होगा। देखिए इतना जानते हैं, अगर यहाँ पे पार्टिकल t बराबर 0 पे था, कुछ किसी इंस्टेंट पर मूव करके पहुंच गया p एज टाइम t के पास में, यहाँ पे देखिए इसको फिर से लिख ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू आपको थीटा दिखा, जबकि क्या ये इसका इनिशियल फेज फाई होगा और थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकते हैं, ऐसा जानते हैं हम लोग। तो यानी ओवरऑल आपके पास अगेन इसको रिड्रॉ करके देखें कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए ये रिजल्ट, पार्टिकल कहीं यहाँ पर पहुँच गया, ये देखिए ये इसका पोजीशन P है। तो ये अगर ये रेफरेंस लाइन है तो इस रेफरेंस लाइन से इसका टोटल एंगल बना कितना, तो थीटा प्लस फाई मिला, जबकि इनिशियल फेज आपको दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री। पूछ रहा कि प्रोजेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो ये वैल्यू मिलेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग का प्रोजेक्शन। अगर ये एक्स है, ये वैल्यू आपको आर दे रखा, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं आप कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू एक्स डिनोमिनेटर ये यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आ गया। तो x का वैल्यू एट एनी टाइम t के लिए लिखेंगे तो ये विल बी इक्वल टू r टाइम्स ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू ओमेगा t और प्लस फाई को रेडियन में कन्वर्ट कर लिए तो π/4 आ गया। इसकी वैल्यू और रीअरेंज किए तो थीटा होता है 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल टी दे रखा है यहाँ पे 4 इंटू टी प्लस π/4। क्या यहाँ से π/4 कॉमन ले लें तो x t का वैल्यू आ गया आपके पास r इंटू कॉस π/4 ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचा क्या ब्रैकेट में, दैट इज 2t प्लस 1 के बराबर। तो जहां ऐसा दिखा हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। A sinusoidal wave of wavelength 5 cm travels at a distance of 3.6 cm along the x direction in 0.2 second. The crest P is at x equal to 0 at t equal to 0 second and maximum displacement of the wave is 4 cm. X is in centimeter. Which equation correctly represent the wave? ये पूछा गया कि कौन सी इक्वेशन वेव को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए एक स्टेटमेंट आया कि क्रेस्ट है एट x इक्वल टू 0 पे, इट मीन्स यहाँ पे बन क्या रहा है एक्चुअल में एंटीनोड, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन के केस में बात करें, अगर ये ट्रैवलिंग वेव है तो ये बनेगा आपके पास क्रेस्ट।
तो ये भी कहलाएगा क्रेस्ट। तो ये होता है ट्रफ, और किसी भी दो क्रेस्ट के बीच का सेपरेशन की बात करें तो वो वेवलेंथ के बराबर होता है। तो बोल रहा है t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे क्रेस्ट है, तो इट मीन्स यहाँ पे कॉस वाला फंक्शन होगा, चूंकि यहाँ पे एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन या तो 3 दिखेगा या तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखेगा। तो पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्मेट की बात करें तो y एज ए x कामा t विल बी इक्वल टू a इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी फॉर्मेट लिख लिया ऐसा कुछ, जहाँ पे k क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। अगर k प्रोपगेशन कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, बिकॉज k विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। क्या यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में बात किया गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखे 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया आपके पास 2 इंटू 3.14 ये पाई की वैल्यू पुट किए डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 1.26। तो k का वैल्यू तो मिल गया, तो लिख सकते हैं 1.26। तो एक ही ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते थे कि ऑप्शन 4 होगा। फिर भी यहाँ पे देखिए, सिंस यहाँ पे वेव स्पीड की बात करें तो वेव स्पीड होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बोला 3.6 सेंटीमीटर, और ऐसा करने में समय कितना लगा तो 0.2। तो ये आ गया आपके पास 18 आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको दिख गया v। और जानते हैं यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा बाई के, सिंस देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो ओमेगा इक्वल टू v इंटू के हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए v इंटू के लिख लिया यहाँ पे, फिर से उसको लिख ले रहा है, सिंस v इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा v इंटू के बराबर। तो v का वैल्यू यहाँ पे v इक्वल टू एफ लैम्डा भी होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से ओमेगा v का वैल्यू है 18 और k का वैल्यू आया था 1.26, सॉल्व किए तो ये आ गया 22.6। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4 ही, जिसमें ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A longitudinal wave is represented by y is equal to 4 sin pi by 2 nt minus x by lambda centimeter. The maximum particle velocity will be 6 times the wave velocity that determine the value of wavelength. देखिए यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी बोला गया, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो गया पाई एन टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लैम्डा इंटू एक्स के बराबर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा पार्टिकल वेलोसिटी, बिकॉज ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, दैट इज डी एक्स बाई डी टी या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 4 इंटू पाई एन बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा टी के टर्म में, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो गया, ये हो गया पाई एन टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लैम्डा इंटू एक्स के बराबर। अगर ये पार्टिकल वेलोसिटी तो ये क्या कहलाएगा, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया आपको यहाँ पे 2 पाई एन के बराबर बोल रहा है क्वेश्चन में। ये जो है वो 6 टाइम्स है वेव वेलोसिटी का, 6 टाइम्स है वेव वेलोसिटी के। तो यहाँ फिर से लिखे 2 पाई एन इक्वल टू 6, वी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा जानते हैं हम लोग, ये वेव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की बात करें तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, दैट इज ओमेगा बाई के, दैट इज 6 इंटू ओमेगा जो टी के साथ में हो तो दैट इज पाई एन डिवाइडेड बाई 2, और के जो एक्स के साथ में लिखा हो दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। तो पाई से पाई कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 2 इंटू पाई इंटू एन, तो ये 6 दिखा, पाई 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 बाई 2 कट हो गया, तो ये आ गया एन लैम्डा के बराबर। एन से एन कट हो गया, लैम्डा पूछा गया आपसे, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 दैट इज पाई बाई 3 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे पाई बाई 3 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।
A sonometer wire of resonating length 80 cm has a fundamental frequency of 500 Hz when kept under some tension. The resonating length of the wire with fundamental frequency of 800 Hz under same tension. देखिए अगर हम लोग सोनोमीटर वायर के केस में बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/L √T/μ, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा √T डिवाइडेड बाई लेंथ के। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे टेंशन सेम है, लेंथ सिर्फ बदला गया, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लेंथ मिला, दैट इज F1/F2 विल बी इक्वल टू L2/L1 के बराबर। F1 फर्स्ट केस में आपको दे रखा है यहाँ पे 500 हर्ट्ज, सेकंड केस में दे रखा है 800 हर्ट्ज। 500 डिवाइडेड बाई 800 विल बी इक्वल टू L2 पूछा गया। L1 का वैल्यू दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये इससे कट हो गया, तो यहाँ 10 ये 50 आ गया यहाँ से, तो L2 का वैल्यू मिला आपको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन दिखा यहाँ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Two open organ pipe lengths 80 cm and 90 cm resonate at 5th and 4th harmonics respectively. The difference of frequencies for the given modes will be। देखिए टू ओपन ऑर्गन पाइप की बात किया गया तो ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी F विल बी इक्वल टू NV डिवाइडेड बाई 2L। तो यहाँ पे बोल रहा कि फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो F1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ यहाँ पे हार्मोनिक्स दे रखा है 5th है, 5th इंटू V वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है, अभी इसको पुट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, और लेंथ इसका दे रखा है L1 के बराबर। सिमिलरली F2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू V डिवाइडेड बाई 2L2, दोनों का डिफरेंस पूछा, तो F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू, ये इससे कट हो गया, तो ये V/2 ले लेते हैं कॉमन, V/2 ले लिए कॉमन, तो ये आ गया आपके पास 5/L1 माइनस 4/L2। ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिए। F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू, V का वैल्यू दे रखा है 360 डिवाइडेड बाई 2, 5/L1, रिमेंबर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, लेंथ को इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10, ये 100 से यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपके पास 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 360 तो 5/L1, L1 का वैल्यू दे रखा है 80 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 4 डिवाइडेड बाई ये दे रखा है 90, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 100 आ गया यहाँ पे मीटर में। आफ्टर मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में फिर देखिए इसको और सॉल्व किए, तो ये हो गया आपके पास 180 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 450 माइनस ये हो गया 320 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 90, और इंटू ये हो गया 100, ये 2020 इससे कट हो गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा। सॉल्व किए तो ये आ गया 325 हर्ट्ज के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नेम द लॉजिक गेट इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द डायग्राम। देखिए जरा यहाँ पे इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, A और B, और ये आउटपुट है, ये 0 0 1 1, ये 0 1 0 1। अगर यहाँ पे दोनों ओपन है, ये दोनों ओपन है, तो करंट यहाँ से पास करेगा तो ये ग्लो करेगा, तो आउटपुट तो 1 आया। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे ओपन किया लेकिन इसको क्लोज किया, जैसे क्लोज किया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो नहीं ग्लो करेगा। सिमिलरली इसको ओपन करके इसको शॉर्ट किए, ये फिर अगेन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। और दोनों अगर यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दें, जैसे ही दोनों स्विच को क्लोज करेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो यहाँ पे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे 0। तो ये क्या दिखा आपको, जस्ट ये अपोजिट टू द ऑर गेट दिख रहा, तो दिखा क्या है, नॉर गेट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason based। Diffusion current in a PN junction is greater than the drift current in the magnitude if the junction is forward bias। because जानते हैं जो फॉरवर्ड यानी कि डिफ्यूजन करंट होता है ये मिली एम्पियर में, और जबकि यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट की बात करें जो कि रिवर्स करंट होता है ये ऑलवेज माइक्रो एम्पियर में। 1000 टाइम्स स्मॉलर, ये ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, ये ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस का मतलब जब PN जंक्शन में यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर को और N टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर दे, P को हायर से N को लोअर से,
तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बायस। यहाँ मेजॉरिटी आ गया आपके पास होल, यहाँ मेजॉरिटी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव टर्मिनल सपोर्ट, तो ये क्या होगा और इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, यहाँ होल्स इसकी वजह से और इंक्रीज करेगा, तो डिप्लीशन लेयर बिकम्स नैरो और फाइनली ये वैनिश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन करंट, अब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकता है, इजिली पार हो सकता है यहाँ से इस जंक्शन के थ्रू, तो ये असर्शन, तो यहाँ करंट दिख रहा है। रीजन डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। नहीं, यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन होल का भी है और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी है, यानी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल्स की वजह से, तो इसका जो रीजन है वो तो यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे सेकंड, जहाँ पे ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन आया यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Question number 35. The angular momentum of an electron in a hydrogen atom is proportional to. हाइड्रोजन एटम की बात करें, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम तो जानते हैं हम लोग न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सिंगली एटम के लिए, तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे Fc विल बी इक्वल टू यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ E इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या लिखे, m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू r से r कट हो गया, तो k इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। चाहते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना है इसको, बिकॉज r स्क्वायर से r यहाँ पे कट हुआ, एंगुलर मोमेंटम टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे एम वी आर के बराबर यहाँ पे होल स्क्वायर लिखे, तो ऐसा होल स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ पे m इंटू आर से यहाँ क्या करना होगा, m इंटू आर स्क्वायर से यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा, रिजल्ट वही दिखा आपको k इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो एक आर से आर कट हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या दिखा आपको, एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए विल बी इक्वल टू k इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू एम, और एक आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर दिखा, तो एल प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ गया, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 2। देखिए जानते हैं n इज इक्वल टू 2 दे रखा, तो एंगुलर मोमेंटम अगेन यहाँ से mvr फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए nh अपॉन 2 पाई, तो क्या यहाँ से m इंटू वी इंटू आर, n का वैल्यू 2 है, h अपॉन 2 पाई, दैट इज आ गया आपके पास h अपॉन पाई, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम इंटू आर, ये वेलोसिटी मिला। पूछ रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो चूंकि जानते हैं यहाँ पे अगेन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वी का वैल्यू दिखा आपको h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और आर मिलके क्या बना देगा इसको आर क्यूब, तो जहां पे ऐसा दिखा वो रिजल्ट, तो h स्क्वायर पाई स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लिखना था, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंगुलर इम्पल्स यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर इम्पल्स की बात करें, एंगुलर इम्पल्स विल बी इक्वल टू जे इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा टी, क्या इसको डेल्टा एल लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिखे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड, न्यूटन मीटर है तो रिजल्ट आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 के बराबर, बिकॉज टी माइनस 2 और सेकेंड और मिल गया, तो यहाँ पे आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस, सॉरी यहाँ पे टी माइनस 1 हो जाएगा ना, बिकॉज सेकंड है -2 और ये सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टी माइनस 1, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 दिखा आपको, तो ये रिजल्ट आपके पास ए का दिखने लगा आपको थर्ड, तो ए का थर्ड फर्स्ट में है, थर्ड में तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गए, तो ए का 3,
आगे बढ़े लेटेंट हीट जाते हैं तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल के बराबर, जहाँ पे L क्या होता है लेटेंट हीट, तो Q बाई M, ये है हीट तो ml स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाई M, तो ये आ गया M की पावर 0 L स्क्वायर T माइनस 2। तो इसका मतलब इसका दिखा आपको फर्स्ट यहाँ पे, तो सेकंड B का फर्स्ट, तो B का फर्स्ट यहाँ भी अभी C को चेक करना होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो देखिए रेजिस्टिविटी को R इज इक्वल टू जानते हैं रो L बाई ए, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो पावर जानते हैं पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। पावर क्या होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज ml स्क्वायर T माइनस 3, और इसको नीचे से ऊपर ले आएंगे तो ये a माइनस 2 दिखेगा। ये आ गया रेजिस्टेंस का यहाँ पे डायमेंशन, तो पुट कर लेते हैं, दैट इज ये आ गया ml स्क्वायर T माइनस 3 a माइनस 2 इंटू ए, जहाँ पे करंट है, ए यहाँ ये एरिया, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे लेंथ एल है, तो एल से एल कट हो गया। तो रेजिस्टिविटी का यहाँ पे डायमेंशन दिखा आपको ml क्यूब T माइनस 3 a माइनस 2 के बराबर, यानी कि ml क्यूब T माइनस 3 a माइनस 2, तो ये C का होना चाहिए फोर्थ, C का फोर्थ, तो एक ही में दिखा ऑप्शन फर्स्ट में, तो फर्स्ट टिक कर देंगे। वैसे भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज होता है W अपॉन Q, और यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 2 और डिवाइडेड बाई Q बराबर 80 होता है, तो यहाँ से ये फर्स्ट दिखेगा आपको, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स if n plus 1th division of main scale coincide with n plus 2th division of vernier scale, then least count of the vernier caliper। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि n plus 2 division of VSD वर्नियर स्केल coincide किया n plus 1 division of मेन स्केल के, तो यहाँ से 1 VSD पता कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू MSD के बराबर। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू आ गया, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर। तो ये लिख लिया 1 MSD, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 टाइम्स ऑफ MSD। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 टाइम्स ऑफ MSD। n से n कट हो गया, 2 से 1 में यहाँ पे माइनस हुआ, तो दिखा क्या MSD डिवाइडेड बाई n प्लस, सॉरी ये 2 था, n प्लस 2 के बराबर। MSD का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में m, तो यहाँ से लीस्ट काउंट मिल गया आपको, दैट इज m डिवाइडेड बाई n प्लस 2, तो ऑप्शन आया 3। ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखा। एक यहाँ पे देखिए एक और शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे वैल्यूज, ये नंबर ऑफ डिवीजन की जो वैल्यूज हैं जो कॉन्साइड कर रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन अगर कॉन्जिक्यूटिव हो, नंबर ऑफ डिवीजन्स आर अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी अगल बगल वैल्यूज दे रखा है ऑफ किसकी, वर्नियर स्केल डिवीजन की एंड मेन स्केल डिवीजन की, तब आप डायरेक्ट यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय डिवीजन इन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे लीस्ट काउंट यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है m, डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं m, और नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल जो कि कितना दे रखा है n प्लस 2, तो डायरेक्ट आपने एक स्टेप में लिख लिया n प्लस 2, तो ऑप्शन ये आ गया। ये करने से बच गया, लेकिन कब, जब दोनों की वैल्यूज यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव दे रखा हो। अगर ये मान लेते हैं ये 100 है तो ये 99 हो मेन स्केल का, ये अगर 50 है तो ये 49 हो, तब ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट question number 39, a sphere of relative density 9 and diameter d has a concentric cavity of diameter d, the ratio of d by d if just floats on the water, यानी फ्लोटेशन का क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया कि आपके पास एक यहाँ पे स्फेयर है
जिसके अंदर यहाँ पे कंसेंट्रिक डायमीटर यहाँ पे दे रखा है, कैविटी है जिसका डायमीटर d और इसका डायमीटर आपको दे रखा है कैपिटल D के बराबर। इट मीन्स अगर यहाँ पे रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर यानी कैपिटल D के लिए तो कैपिटल D/2 और रेडियस ऑफ कैविटी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल d/2, डायमीटर का हाफ। तो यहाँ पे देखिए वाटर भी फ्लोट कर रहा है तो इट मीन्स वाटर जो होगा उसके इस पोर्शन में यानी कि इतने पोर्शन ऑफ वॉल्यूम में लिखा होगा यहाँ पे वाटर। तो फॉर फ्लोटेशन जानते हैं अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी एक्टिंग विल बी इक्वल टू 0 तो बॉडी विल फ्लोट, यानी उस केस में बियॉन्सी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। बियॉन्सी फोर्स ऑलवेज ड्यू टू मतलब लिक्विड की वजह से, यानी कि जो भी यहाँ पे लिक्विड दे रखा है जो कि यहाँ पे वाटर है तो क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर इनटू, चूंकि B बराबर mg लिख रहे हैं तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4/3 पाई वॉल्यूम चाहिए तो r³ यानी d³ डिवाइडेड बाई 8 इंटू जी लिखे। जबकि वेट की बात करेंगे तो इसके पास जब वेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 4/3 दैट इज 4 ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ चाहिए। r³ का मतलब d³ डिवाइडेड बाई 8 माइनस d³ डिवाइडेड बाई 8 इंटू जी। क्या किए इस बड़े वाले वॉल्यूम में स्मॉलर वॉल्यूम को अगर माइनस किए जो कि कैविटी था तो रेस्ट पोर्शन में यहाँ पे आपके पास टोटल वाटर यहाँ फिल था जिसका हम लोग यहाँ पे वेट लिख लिए। तो देखिए 4/3 जी 4/3 पाई जी ये इससे कट हो गया। क्या 8 भी कट हो जाएगा? क्या यहाँ से रिजल्ट मिला आपको? फिर से लिख ले रहे हैं दैट इज d³ डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। 1/8 ले लिए कॉमन तो या d³/8 ले लेते हैं कॉमन तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस d/D का होल क्यूब। कुछ रिजल्ट ऐसा ये देखिए, इससे फिर ये कंप्लीट इससे कट कर दिए। ये आपको दे रखा है यहाँ पे 9 के बराबर तो ये 1 इसको इधर ले आए तो 1/9 इक्वल टू मिला 1 माइनस d डिवाइडेड बाई कैपिटल D का होल क्यूब। इसको इधर ट्रांसफर करके फिर से रीअरेंज कर लिए, कैपिटल D डिवाइडेड बाई D का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/9 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9। तो क्या यहाँ से d बाई कैपिटल D विल बी हो जाएगा 8/9 की पावर 1/3। और पूछा कि आपसे कैपिटल D/D, तो देखो इसको फिर से रीअरेंज कर ले रहे हैं, कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 9 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 8 को 2 का क्यूब की पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पावर देखिए मल्टीप्लाई का यहाँ साइन होता 3 से 3 कट हो गया तो रिजल्ट आ गया 9 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। A diatomic gas gamma is equal to 1.4 does 160 joule of work when it is expanded isobarically. The heat given to the gas in the process क्या होगा? देखिए जब भी यहाँ पे isobarically at constant pressure की बात करें तो fraction of energy required, देखिएगा fraction of energy required at constant pressure फॉर वर्क डन। तो क्या लिखेंगे हम लोग वर्क डन डिवाइडेड बाई कांस्टेंट प्रेशर पे जो कि होता है 1 माइनस 1 गामा। एक्चुअली में इसको कहाँ से लिखे जानते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W वर्क डन के बराबर। अगर यहाँ से Q से सबको डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 इक्वल टू मिला डेल्टा U डिवाइडेड बाई कांस्टेंट प्रेशर पे प्लस वर्क डन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जानते हैं डेल्टा U जो होता है वो ऑलवेज NCV इंटू डेल्टा T, ये मिलेगा NCP इंटू डेल्टा T प्लस वर्क डन डिवाइडेड बाई QP। N डेल्टा T कट हो गया, CP बाई CV गामा तो CV बाई CV क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1 बाई गामा प्लस वर्क डन डिवाइडेड बाई QP। कांस्टेंट प्रेशर पे वही रिजल्ट यहाँ लिखे। तो देखिए यहाँ से वर्क डन कितना दे रखा है 160 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड 1 माइनस 1/0.4 जिसको 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4 लिखे दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 14। तो ये इससे कट हो गया तो QP विल बी इक्वल टू 40 इंटू 14 दैट इज 560 जूल के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. In the circuit shown, find C if the effective capacitance of the whole circuit is to be 2 microfarad. All the values in the circuit are in microfarad. देखिए हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो C1 प्लस C2 और जबकि सीरीज में कॉम्बिनेशन हो तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. सिमिलरली यहाँ पे देखें 3 और 6 तो सीरीज में है तो 3 और 6 का C डैश इक्वलेंट लिख रहे हैं 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 तो ये कितना हो गया 2, यानी ये रिजल्ट 2 है. उसके साथ ये 4 किस में आ गया, ये पैरेलल में होने की वजह से अब ये पूरा किस में अगेन बन गया. तो C डबल डैश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यानी इसकी वैल्यू आ गया 6 के बराबर. फिर उसके साथ 3 किस में आ गया सीरीज में, तो अगर 3 सीरीज में है तो इसका पूरा इक्विवेलेंट कितना हो गया 2. अगेन यहाँ देख लेते हैं 3 पैरेलल तो 6 हो गया, इसके साथ ये इक्विवेलेंट में आने की वजह से सीरीज में फिर कितना मिल जाएगा आपको 2 माइक्रोफैरड. तो यानी ओवरऑल इसको फिर से रीअरेंज किए तो कुछ रिजल्ट ऐसा दिखा आपको. देखिए ये आ गया 2 माइक्रोफैरड, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा B के बराबर. दिस इज पॉइंट B, ये पॉइंट A, ये पॉइंट C, ये रीअरेंज होके 2 माइक्रोफैरड, ये रीअरेंज होके 2 माइक्रोफैरड. अगेन ये 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में हो गया, जिसके साथ ये सीरीज में तो CAB लिखे. पैरेलल में है 2 and 2 तो 4 हो गया, तो 4 इंटू C उसके साथ सीरीज में डिवाइडेड बाई 4 प्लस C और ये दे रखा आपको 2 के बराबर. तो 2 से ये कट हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया भाई 2C इज इक्वल टू 4 प्लस C. तो C बराबर रिजल्ट आ गया 4 माइक्रोफैरड. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. As shown in the figure, the voltmeter reads 7.5 volt across to 25 ohm resistor. The resistance of the voltmeter is क्या होगा ये आपको बताना है. तो देखिए जरा इसको एक बार फिर से रीअरेंज कर ले रहे हैं. जैसे रीअरेंज किए तो ये कुछ रिजल्ट दिखा आपको ऐसा. एक रजिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है आपके पास प्लस माइनस 12 वोल्ट. ये रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो इसके ठीक ऐसा कनेक्टेड जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है 25 ओम के बराबर और ठीक इसी के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस बोला गया जो रीडिंग है वो दे रखा है आपको 7.5 वोल्ट. चूंकि ये इसके साथ पैरेलल में है तो यहाँ पे भी जो रीडिंग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 7.5 वोल्ट के बराबर. तो यहाँ से यहाँ टोटल की बात कर ले अगर हम लोग तो यह 12 के बराबर, इसके पास आया 7.5, तो रेस्ट यहाँ पे कितना बचेगा वो रीडिंग. तो V डैश इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू दैट इज 12 माइनस 7.5, दैट इज ये कितना आ जाएगा 4.5 के बराबर, बिकॉज 5 5 10 और ये 12 हो जाएगा 4.5 वोल्ट. तो क्या यहाँ से करंट आप पता कर सकते हैं, करंट इन अ 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू V दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाई R. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.45 एम्पियर के बराबर. सिमिलरली यहाँ का भी वोल्टेज पता, रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे कितना करंट होगा तो ये भी पता कर लेते हैं. करंट इन 25 ओम रजिस्टर, तो वोल्टेज आपको दे रखा है 7.5, V बाई R लिख रहे हैं और रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 25. तो ये आ जाएगा कितना, ये इससे कट हो गया तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज 0.3 एम्पियर के बराबर. अब देखिए ये एक जंक्शन है, इस पर्टिकुलर जंक्शन पे ये आने वाला करंट इसको बोल दे रहे हैं हम लोग I1 है और इस वाली करंट को बोल दे रहे हैं हम लोग I2 है. तो ये करंट आ रहा है यहाँ पे I1, ये करंट यहाँ पे जा रहा है I2, तो रेस्ट यहाँ पे करंट जाएगा I3. तो फ्रॉम जंक्शन रूल आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर. I1 कितना आपके पास 0.45 इक्वल टू I2 दे रखा है आपको यहाँ पे 0.3 के बराबर. तो इसको सॉल्व कर लिए तो I3 का वैल्यू आ गया 0.15 एम्पियर के बराबर. जैसे I3 मिला तो क्या यहाँ से वोल्टेज और रेजिस्टेंस, सिंस V बराबर I इंटू R, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू वोल्टेज जो कि दे रखा है 7.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आपको दे रखा है 0.15. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे दैट इज 550 ओम के बराबर. तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. As shown in the figure, a long straight conductor with semicircular arc of radius pi by 5 meter is carrying current I is equal to 8 ampere. The magnitude of magnetic field at the center O of the arc क्या होगा? देखिए करंट ऐसे फ्लो करता हुआ अगर जा रहा है आपके पास, तो एक सेगमेंट ये मान लिया फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, यानी लिख रहे हैं हम लोग एक्चुअली सुपरपोजिशन क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐड कर सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड को एट पॉइंट O पे. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 1 से और मैग्नेटिक फील्ड 3 से 0, बिकॉज ये पॉइंट तो वहीं लाई कर रहा है जहाँ पे इसका एक्सटेंशन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा, साथ साथ में एंगल नहीं, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो 0, लेकिन O के द्वारा. अब यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क है, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई जानते हैं 4R के बराबर. तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा यहाँ पे आईएनटी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे के कैप, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. करंट आपको दे रखा है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 4. रेडियस यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस विल बी इक्वल टू पाई बाई 5. तो देखिए पाई बाई 5 हो गया, 4 पाई कट हो गया, तो ये 40, ये आपको मिला यहाँ पे 40 माइक्रो टेस्ला के बराबर. तो ऑप्शन आ गया आपके यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी 40 नहीं 4 मसल, सॉरी 40 नहीं होगा ये, देखिए इसको फिर से करेक्ट कर ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे पास -7 है, अगर 40 लिख रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा 5 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको करेक्ट कर ले रहे हैं, देखिए फिर से लिख ले रहे हैं, ये 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 40 इंटू 10 टू द पावर -7 बचा, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज 4 माइक्रो टेस्ला. तो ऑप्शन 3 दिखेगा आपको यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. A spherical surface separates two media of refractive indices 1 and 1.5 as shown in figure. ऐसा दे रखा है. डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो देखिए जानते हैं यहाँ पे Q μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर. ये वैल्यूज लिखे. जिधर ऑब्जेक्ट होता है उस साइड को हम लोग हमेशा μ1 कंसीडर करते हैं, जिधर ऑब्जेक्ट हो उसको μ1 मानते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. सारी डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में मेजर इसके सेंटर पॉइंट से करेंगे, जिसको P मान ले रहे हैं. लेफ्ट साइड में इंसिडेंट लाइट इधर है, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव, जबकि इधर का डिस्टेंस R हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव. तो वैल्यूज पुट किए, μ2 दे रखा है आपको 3/2 यानी कि 1.5 इंटू वी पता करना है, ये वैल्यू है 1. ये वैल्यू आपको दे रखा है माइनस का 0.3 इज इक्वल टू दैट इज 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगा प्लस का 0.6. तो यहाँ से और सॉल्व किए तो 3/2 v इज इक्वल टू ये बचेगा 1/1.2 बिकॉज 3/2 माइनस 1 1/2 0.6 से मल्टीप्लाई, तो 1/1 अपॉन 1.2 ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा माइनस में 1/0.3. इसको यहाँ पे और सॉल्व किए तो ये आ गया 1.2 एलसीएम, ये तो ये 1 और माइनस ये कितना हो जाएगा 4 के बराबर, दैट इज -3 डिवाइडेड बाई 1.2. 2 से ये कट हो गया, कितना हो जाएगा 3 से 3 कट हो गया, तो ये v का वैल्यू आ गया माइनस का 0.6 मीटर के बराबर, यानी 60 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं माइनस में. अगर v नेगेटिव आया तो इट मीन्स इमेज जो होगा राइट साइड में बन के इसके लेफ्ट साइड में बनेगा, तो 6 मीटर लेफ्ट टू द स्फेरिकल सरफेस. ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4. नेक्स्ट Question number 45. When unpolarized light is incident at an angle of 50 degree on the transparent medium from air, the reflected ray is completely polarized. देखिए जब reflected ray completely polarized हो तो angle of incidence कहलाता है angle of polarized का, यानी कि Brewster's angle, that is angle of polarization पे. अगर ये completely polarized हो गया ऐसा, तो यहाँ पे refracted जो light ray है ये पार्शियली पोलराइज होगा, पार्शियली ऐसा.
लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। तो ये आपसे रिफ्रैक्शन एंगल पूछ रहा है, ये आपको 50 डिग्री दे रखा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इसको भी 50 लिख सकते हैं। इन पूरे एंगल का सम कितना होता है 90 के बराबर, तो लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आर यहाँ से हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। तो ये था आज आपका डिस्कशन स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।